बेटा प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास में, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, ये 3 × 10⁶ टेस्ला पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। ये जो वर्ड जब हमने देखा ना नॉर्मली, हम समझ गए कि एंगल 0 डिग्री है। हालांकि जर्नली हम नॉर्मली को 90 डिग्री बोलते हैं, लेकिन इस चैप्टर में नॉर्मली का मतलब 0 डिग्री है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये हो गई शीट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये है नॉर्मली, ये नॉर्मली है। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इसीलिए हम एंगल को 0 डिग्री कहेंगे। एरिया हो गया हमारे पास में ये 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। अब फ्लक्स का फॉर्मूला देखो साहब क्या होगा हमारे पास में। फ्लक्स का फॉर्मूला होगा BA cos थीटा, BA cos थीटा। पढ़ा रखा है सभी को, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको सही तरीके से। देखो B कितना हो गया 3 × 10⁶, एरिया हो गया 10⁻², सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻4। सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4। cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, ये आ गया। बस सॉल्व कर लीजिए इसे, +6 और +2 +8 +8 और -4 +4। सो फ्लक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3 × 10⁻4 वेबर। क्या ये है? सो करेक्ट आंसर इज 3 × 10⁻4 वेबर। इतना फ्लक्स नॉर्मली इस कॉइल के अंदर से पास हो रहा होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत इधर उधर का काम आपको नहीं करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपको बनाना है। बना लोगे बच्चों? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास में ये, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या है, अच्छे से आप देखिएगा। कॉइल आपको दे रखी है ABCD, नीचे एक वायर दे रखा है। ये सवाल सच में बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कॉइल के नजदीक जा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन X से Y की तरफ जा रहा है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो क्या रहा है। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कॉइल के नजदीक जा रहा है। एक क्षण ऐसा आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहां पहुंच जाएगा नजदीक और फिर दूर जाना स्टार्ट कर देगा। तो दो केस बन रहे हैं। एक केस बन रहा है इलेक्ट्रॉन के कॉइल के पास जाने का, एक बन रहा है इलेक्ट्रॉन के कॉइल से दूर जाने का। अगर इलेक्ट्रॉन कॉइल के नजदीक जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन कॉइल से दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। यानी इसी केस के अंदर हमें दो चीजें देखने को मिल रही है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता हुआ भी हमें दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घटता हुआ भी हमें दिख रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तब करंट की डायरेक्शन अलग होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड घटता है तब करंट की डायरेक्शन अलग होती है। यानी इसी केस में हमें करंट की दो डायरेक्शन मिलेंगी बेटा। कितनी डायरेक्शन मिलेगी? एक डायरेक्शन हमें तब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन इस कॉइल के नजदीक जाएगा, डन। और एक डायरेक्शन हमें तब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन इस कॉइल से कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन इस कॉइल से दूर जाएगा। एक डायरेक्शन हमें तब मिलेगी। समझ में आ रही है बात? तो हम ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जिसके अंदर दो चीजें हमें दे रखी हो। इलेक्ट्रॉन का पास आने से एक डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के दूर जाने से एक डायरेक्शन। ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जहां हमें दो डायरेक्शन गिवन दे रखी हो। पहले बताओ सवाल समझ में आया या नहीं आया? इलेक्ट्रॉन आपको नजदीक जाता हुआ दिख रहा है, ऐसे नजदीक जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन नजदीक जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, एक डायरेक्शन हो गई। जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, एक डायरेक्शन हो गई। कितनी डायरेक्शन हो गई? दो डायरेक्शन हो गई। हो गई या नहीं हो गई? हो गई दो डायरेक्शन। अब दो डायरेक्शन का मतलब यह है कि दो हमें करंट की यहां डायरेक्शन दिखाई देगी। अब ऐसा ऑप्शन चूज करिए जहां दो डायरेक्शन की बात कर रखी हो। ADCB, ये तो एक ही डायरेक्शन है, बोलो है या नहीं है? उसके बाद में इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। मुझे लगता है कि सबसे जो सटीक आंसर इसका बैठ रहा है वो यही बैठ रहा है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। यानी जब इलेक्ट्रॉन कॉइल को क्रॉस कर लेगा, यानी कॉइल से दूर जाना स्टार्ट करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। कैसी डायरेक्शन हो जाएगी? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो भाई। इलेक्ट्रॉन को आप गौर से देखो, कॉइल को आप गौर से देखो। हिमांशु क्या दिख रहा है कॉइल के अंदर आपको? इलेक्ट्रॉन के पास आने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन के दूर जाने से क्या होगा? एक बार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है।
एक बार मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो फ्लक्स घट रहा है। एक ही सवाल में दोनों स्थिति देखने को मिल गई, फ्लक्स का बढ़ना भी देखने को मिल गया और फ्लक्स का घटना भी देखने को मिल गया। फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट की अलग डायरेक्शन होगी और फ्लक्स घटेगा तो करंट की अलग डायरेक्शन होगी। बताओ दो डायरेक्शन हो गई या नहीं हो गई? तो साहब इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि यहां करंट की दो डायरेक्शन हम लोगों को मिलेंगी। तो दो डायरेक्शन का मतलब ये है, अब चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखो और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर दो डायरेक्शन का आपको अंदेशा हो रहा है। ए डी सी बी ये तो एक डायरेक्शन हो गई, ए बी सी डी ये भी एक डायरेक्शन हो गई। नो करंट, ऐसा तो नहीं होगा करंट ना मिले। समझ में आ रही बात? तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। समझ गए? पक्का? देख लो कोई समस्या हो तो किसी को। हाँ जी, है कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट तीसरे सवाल में आते हैं। पहले मैं तीसरे सवाल की लैंग्वेज समझाता हूं आपको। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखा है आपको, कॉइल ऐसे मूव कर रही है, ऐसे। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे या ऐसे आपको दे रखा है और कॉइल परपेंडिकुलर मूव कर रही है, भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कॉइल इधर मूव कर रही है, बताओ 90 हो गया या नहीं हो गया? यही कह रखा है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का मोशन एक दूसरे के 90 डिग्री है। अगर कॉइल ऐसे मोशन करेगी तो बताओ, कॉइल भी नहीं है, रॉड है एक सिंपल सी। जब ये रॉड ऐसे मोशन करेगी, बताओ लाइंस को कट करेगी या नहीं करेगी? अरे हमारी डिजायर भी क्या है, यही तो है कि रॉड जो है वो लाइंस को क्या कर दे, कट कर दे। अगर रॉड ने लाइंस को कट कर दिया तो रॉड के अंदर एक वोल्टेज बन जाएगा। एक किनारे पर होगा पॉजिटिव, एक किनारे पर, पूरी रॉड के अंदर सेम नहीं होगा। एक किनारे पर कैसा होगा? पॉजिटिव, एक किनारे पर कैसा होगा? और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो होगी BLV। क्या होगी? समझ में आ रही है बात? अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से। अ मेटल रॉड moves in a uniform magnetic field. The velocity of the rod is perpendicular to the direction of magnetic field. समझे? वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर है? यानी रॉड ऐसे आ रही है और धड़ाम से लाइंस को कट करेगी। कट करेगी, अगर लाइंस को कट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड मान ले बाहर हो गया, हो गया बाहर। कॉइल इधर जा रही है, मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है? तो ये क्या हो गया? प्लस, ये क्या हो गया? बताओ हुआ या नहीं हुआ? नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया? प्लस, ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? पूरी रॉड में सेम वोल्टेज नहीं होगा, इधर होगा पॉजिटिव यानी हाइयर, इधर होगा नेगेटिव यानी लोअर, और हाइयर और लोअर के बीच पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो होगा BLV। क्या होगा? अब देखो पहले में फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रखा है? द एंटायर रॉड इज एट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस और नो? क्या पूरी रॉड में सेम पोटेंशियल होगा? एक कॉर्नर पे होगा हाइयर और एक पर होगा, और हाइयर और लोअर के बीच में BLV होगा। समझ में आ रही बात? पक्की बात? अगले ऑप्शन पर आते हैं। अभी बी वाले ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आप आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालों में ना अगर हम बिल्कुल कंसेप्ट के हिसाब से जाएंगे, बहुत सारे सवालों में क्या होता है, अगर बिल्कुल कंसेप्ट के हिसाब से जाएंगे कम से कम सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। और बहुत उन सवालों को कंसेप्ट्स के बजाय सॉल्व करने से अच्छा है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करो, टाइम भी कम लगेगा, हमारा काम भी बन जाएगा। ठीक है? तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। तीसरे पर आते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाईएस्ट एट सेंटर। सेंटर पे थोड़ी हाईएस्ट होगा, किनारे पे हाईएस्ट होगा। अरे होगा या नहीं होगा? तो सी भी नहीं होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लोएस्ट एट सेंटर। सेंटर पर लोएस्ट होगा, किनारे पर लोएस्ट होगा। एक किनारे पर हाईएस्ट होगा, एक किनारे पर। ए भी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता है, तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? बोलो। एनी प्रॉब्लम? ओके। फोर्थ, ये सवाल बहुत बढ़िया है बच्चों, समझने वाली प्रॉब्लम है। पहले मुझे आप ये बताइए कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर कॉइल क्या करती हुई दिखाई दे रही है? एंटर करती हुई दिख रही है, एंटर करती हुई दिख रही है। ठीक है? अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यार ईएमएफ बनता ही दो कंडीशन के अंदर है। ईएमएफ बनता ही दो कंडीशन के अंदर है। दो कंडीशन ले लेते हैं अभी, एक कंडीशन बाद में देखेंगे। जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे या बाहर निकले। एंटर कर रही है तो पक्का ईएमएफ बनेगा। अब तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये कॉइल धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती जा रही है, कॉइल का एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है?
बढ़ रहा है, एंटर कर रही है। अभी थोड़ा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है, और एंटर करेगी, और एरिया पहुंच जाएगा, और एंटर करेगी, पूरी कॉइल अंदर चली जाएगी। यानी अभी कॉइल ऐसे एंटर कर रही है, यानी एरिया बढ़ता जा रहा है। अगर यही कॉइल बाहर निकले तो एरिया घटेगा। समझ में आ रही बात? अब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसे ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर ये कॉइल एंटर करेगी तो एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ने का मतलब है dA/dt कैसा होगा? पॉजिटिव। dA/dt कैसा होगा? अब देखते हैं कि फैराडे के लॉ के मुताबिक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस d∅/dt। डन। फाई को हम क्या लिख सकते हैं? बी को बाहर कॉमन ले लेते हैं, माइनस के बी, क्या बचा अंदर? अब बताओ dA/dt कैसा है? कोई मुझे बता सकता है कि dA/dt पॉजिटिव ही क्यों है? पहचान कर पाओगे? एरिया बढ़ने की पहचान कर पाओगे? अगर dA/dt पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई जब नेगेटिव में करेंगे तो क्या आंसर आएगा? कैसा आएगा? इसका मतलब इन चारों ग्राफ में से वो ग्राफ हमारा सही होगा जिसका पहला ही हिस्सा चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। कौन से क्वाड्रेंट में? बताओ, इसका चौथे में है या नहीं है? नेगेटिव है या नहीं है? और ये क्या है हमारे पास में? तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर यही कॉइल हमारी बाहर निकलती है ऐसे तो क्या होता? dA/dt क्या होता? नेगेटिव, क्योंकि एरिया कम होता। और dA/dt अगर नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव है, dA/dt भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो कॉइल के बाहर निकलने का मतलब है साहब कि एरिया नेगेटिव है। अगर dA/dt नेगेटिव है तो ईएमएफ कैसा होगा? ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। अरे हो जाएगा, इसीलिए दूसरा पॉजिटिव है और पहला नेगेटिव है। नहीं समझ में आया? बोलो, देख लो यार, अगर कोई समस्या है तो क्लियर कर लो। अभी नहीं समझ में आया? रिपीट करूं? देखो, ये बताओ कि कॉइल दे रखी है आपको, कॉइल धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करती जा रही है। अभी इतना एरिया कॉइल का ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में है, थोड़ी देर बाद में इतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला जाएगा, फिर और हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा। यानी जैसे जैसे कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी तो एरिया बढ़ेगा, बढ़ेगा। एरिया बढ़ने का मतलब यह है बेटा कि dA/dt हो जाएगा हमारे पास में पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? और ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस d∅/dt, माइनस d∅/dt। नहीं समझे? अब देखो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस d/dt। बताओ फाई को क्या लिखेंगे? bA। b को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? माइनस b, और अंदर बचा dA/, अब बताओ dA/dt को मैं क्या लिखूंगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, क्या आंसर आया? ईएमएफ नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव मिलता है चौथे क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये वाली कंडीशन हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पहला ही ग्राफ हमारा चौथे क्वाड्रेंट में चला गया। एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी बात आपको, आगे देखिएगा। ये तो हमने क्लास में ही सॉल्व करवाया था आपको, मुझे उम्मीद है कि याद होगा। ये वाला सर्किट इधर का क्लोज्ड है। अगर ये रॉड की लंबाई आपको क्या दे रखी है? L, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? और ये V वेलोसिटी से जा रहा है तो कितना ईएमएफ बनेगा? BLV। याद आया? करंट कितनी बनेगी? BLV/R। फोर्स कितना होगा? B² L² V/R। पावर कितनी होगी? B² L² V²/R। ईएमएफ होगा BLV, करंट होगी BLV/R, फोर्स होगा B²। सबको पढ़ा रखा है मैंने, अब मैं बार बार डेरिवेशंस नहीं करवाऊंगा, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी रिवीजन क्लास में ये बात। पावर की वैल्यू होगी ये B² L² V²/R। अब हमसे पूछा क्या है इस सवाल के अंदर? पावर पूछा है। क्या पूछा है? देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? B² L² V²/R। समझ में आ गई बात? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। देखो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? व्हेन द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पियर टू 2 एम्पियर, करंट की वैल्यू 8 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाती है। यानी करंट में जो चेंज आता है ना DI, वो 6 एम्पियर का चेंज आता है। अगर करंट की वैल्यू 8 से 2 पर पहुंच गई,
चेंज आया या नहीं आया? 8 से 2 पर पहुंचने का मतलब है कि 6 एम्पियर का चेंज आया, 6 एम्पियर का चेंज आया। अरे आया? और कितने टाइम में आया? इतने टाइम में आया। तो dt हो गया इतना। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। 3 × 10⁻⁻2 सेकेंड। di का मतलब है कि चेंज इन करंट 6 एम्पियर। समझ में आ गई बात दीपांशु? और इतने टाइम में आया 3 × 10⁻⁻2 में। EMF आपको दे रखा है 2 वोल्ट। क्या दे रखा है? L आपको निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस आपको निकालना है, मिली हेनरी में निकालना है। तो सोचो, दिमाग पे जोर डालो कि ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें ये 4 चीजें आती हो? है? कौन सा है? फॉर्मूला है E = L di/E की वैल्यू हो गई 2। अरे हो गई? L की वैल्यू बताओ क्या है आपके पास में? L तो निकालना है। di कितना हो गया और dt कितना हो गया? ये इससे कैंसिल आउट 2, ये इससे कैंसिल आउट। L की वैल्यू आ गई 10⁻⁻2। लेकिन हमें आंसर तो मिली हेनरी में निकालना है। क्या निकालना है? तो हमने एक काम किया, 10⁻⁻2 को 10⁻³ कर दिया और -3 करके यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। देखो 10⁻³ 10⁻1 फिर वही आ जाएगा 10⁻2 ही। नहीं आ जाएगा? तो बताओ क्या बन गया आंसर? 10। और 10⁻³ का मतलब क्या है? मिली हेनरी। सो करेक्ट आंसर इज 10 मिली हेनरी। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो देखो हमने कैसे किया, पहले आप ये देखो, करंट की वैल्यू 8 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गई, 8 से 2 हो गई तो 6 एम्पियर का चेंज आ गया 6 एम्पियर का चेंज। ठीक है, करंट में चेंज आया इतना 3 × 10⁻⁻2। समझ में आ रही बात? सॉरी, करंट में चेंज आया 6 एम्पियर, इतने टाइम में आया। EMF 2 वोल्ट है, L निकालना है। तो मेरे हिसाब से इसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूले का काम बचा और कोई खास काम तो बचा नहीं। इसके बाद फॉर्मूला ये है, E की वैल्यू आपको पता है, L आपको निकालना है, di आपको पता है, dt आपको पता है, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए आएगा या नहीं आएगा? बेसिक कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो यार। तो आंसर आ गया हमारे पास में 10 मिली हेनरी। ठीक है बेटा, चलिए 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है ये भी। बेटा आदित्य, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ये जो बिहेवियर है ना आपका मुस्कुराते रहने का, ये क्लास के अंदर नहीं चलता। समझ रहे हो मेरी बात? ये गलत बात है। जब आप क्लास में बैठे हो तो सिंसियरली बैठो। क्लास के अंदर पढ़ने के लिए आए हो, भाई मुस्कुराने के लिए थोड़ी आए हो बाहर जाकर कुछ भी करना। आपको करंट और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, दिख रहा है? 0 से लेकर T/4 तक करंट बढ़ रही है, देखो। फिर कांस्टेंट है कांस्टेंट, फिर घट रही है। समझ आ रही बात? अब 2 ग्राफ हमारे सामने आते हैं, सुनना ध्यान से, यहां बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चे को। एक ग्राफ आता है इंड्यूस्ड EMF और टाइम के बीच में, और एक आता है इंड्यूस्ड वोल्टेज और टाइम के बीच में। इंड्यूस्ड EMF और टाइम, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, पहले मैं भी यही सोचता था कि यार इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड वोल्टेज न्यूमेरिकली तो सेम है आपस में, बिल्कुल। इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड वोल्टेज की जो वैल्यू है वो तो सेम है आपस में, डायरेक्शन का फर्क है। किसका फर्क है? जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इंड्यूस्ड EMF की बात करूं तो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला है ये -L di/dt। समझ आ गया? और अगर मैं इंड्यूस्ड वोल्टेज की बात करूं तो इंड्यूस्ड वोल्टेज का फॉर्मूला है L di/dt। एक में माइनस है, एक में प्लस है। ठीक है, जैसे आप ये देखो, बताओ क्या हो रहा है? करंट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? अगर करंट बढ़ रही है तो di/dt कैसा होगा? पॉजिटिव। अरे होगा? आपको EMF और टाइम के बीच में ग्राफ चाहिए, तो di/dt पॉजिटिव हो गया। यहां रखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, बताओ नेगेटिव आएगा। ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? 4th क्वाड्रेंट में। बताओ कौन सा है 4th क्वाड्रेंट में? इनमें से जरा देखकर बताना कौन सा 4th क्वाड्रेंट में है। C है या नहीं है? अरे समझ में आया? लेकिन पहले देख लो लैंग्वेज में कि हमसे ग्राफ पूछा किसके बीच में है, EMF और टाइम के बीच में पूछा है या वोल्टेज और टाइम के बीच में पूछा है? EMF और किसके? टाइम के बीच में। तो वो माइनस वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? भाई EMF और टाइम के बीच में आपसे पूछा है,
और ईएमएफ और टाइम के बीच में अगर आपसे पूछा है तो आप यहां देखो करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। अरे बढ़ रही है, अगर करंट बढ़ रही है तो DI अपॉन dt कैसा हो गया आपका? पॉजिटिव। और ईएमएफ कितना हो गया? -L DI अपॉन dt। DI अपॉन dt पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ईएमएफ नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर यही ग्राफ हमारा वोल्टेज और टाइम में होता तो V इज इक्वल टू L DI अपॉन dt। डन। अब बताओ DI अपॉन dt कैसा है? और यहां भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, फिर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ पूछ रखा है या वोल्टेज और टाइम के बीच में पूछ रखा है। इस सवाल में किसके बीच में पूछ रखा है? ईएमएफ और टाइम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 पर आते हैं हम लोग। मैं प्रॉब्लम नंबर 8 आपको समझा देता हूं सवाल क्या है। अब से अगर 2-3 साल पीछे हम चले जाएं तो CFL लाइट का यूज़ होता था, अब तो LED लाइट का यूज़ होता है। वो CFL लाइट की एक प्रॉपर्टी होती थी जो हमें देखने को मिलती थी कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते थे ना तो CFL लाइट एकदम से पूरी ब्राइटनेस नहीं देती थी, पहले थोड़ी सी डिम रहती थी, फिर थोड़ा टाइम के साथ में उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाती थी और लगभग 15 से 20 मिनट बाद जाके से पूरी होश आती थी, ठीक है नहीं, तब जाकर वो सही तरीके से चलती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या दे रखा है, अब प्रॉब्लम ये आई, ये कहा कि साहब अगर हम लाइट बल्ब की बात करें यानी CFL की बात करें तो वो तो कुछ टाइम के बाद में पूरी ब्राइटनेस देती है, लेकिन ये वाली जो लाइट होती है, ये वाली लाइट जिसके अंदर चौक कॉइल लगा के रखते हैं, याद आया आपको, वो डब्बा सा लगा के रखते हैं, ठीक है, वो एकदम से पूरी ब्राइटनेस दे देती है। कारण क्या है? क्योंकि CFL के अंदर हम चौक कॉइल का यूज नहीं करते हैं, तो CFL के अंदर करंट धीरे धीरे बढ़ती है। जब करंट धीरे धीरे बढ़ती है तो जैसे जैसे करंट बढ़ती जाती है उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाती है। लेकिन जो ये वाली लाइट होती है, ये जो लीनियर और स्लिट लाइट होती है, इसमें लगाई जाती है चौक कॉइल, जो चौक कॉइल करंट को कर देती है एकदम से मैक्सिमम। क्या कर देती है? और करंट मैक्सिमम होने की वजह से एकदम से ये क्या देती है? पूरी ब्राइटनेस देती है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा आप लोगों का? आपका करेक्ट आंसर होगा बी। ये जो लंबे वाली लाइट होती है ये पूरी ब्राइटनेस देती है इन कंपैरिजन टू CFL, क्योंकि इसके साथ में चौक कॉइल लगाई जाती है और वो पावर के कंजप्शन को मैक्सिमम कर देती है। क्या कर देती है? ठीक है बेटा, सो यहां हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग 9th प्रॉब्लम पर। देखिए साहब 9th प्रॉब्लम क्या है। 9th प्रॉब्लम से पहले एक पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा, गौर से देखिएगा। एक इंडक्टर हमें दे रखा है जिसकी लेंथ है L और इंडक्टेंस है उसका कैपिटल L। देखो ये रहा इंडक्टर, इसकी लेंथ है हमारे पास में L और इसका इंडक्टेंस है कैपिटल L। हमने इसे बराबर बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्सों में ऐसे। तो पहले मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूं, सारी चीजों को लेते हुए, सारे फैक्टर को दिमाग में रखते हुए एक फाइनल रिजल्ट ये निकलता है, जो इंडक्टेंस होता है वो इंडक्टर की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ टर्न को भी ध्यान में रखते हुए, एरिया को भी ध्यान में रखते हुए, लंबाई को भी ध्यान में रखते हुए, सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए फाइनल रिजल्ट हमारे पास में ये निकलता है कि जो L होता है L वो स्मॉल l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इंडक्टर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका इंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा, लंबाई जितनी कम होगी इंडक्टेंस उतना कम होगा। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर बराबर बराबर 3 हिस्सों में हमने कट कर दिया तो बताओ इसकी लंबाई कितनी रह गई? L/3। क्या रह गई? अगर लंबाई L/3 रह गई तो इंडक्टेंस भी L/3 हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि कैपिटल L स्मॉल l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कहेंगे साहब कि हमने इसे बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 हिस्सों में बांटकर ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया। इसकी वैल्यू L/3, ये भी L/3, ये भी L/3, तीनों को पैरेलल में जोड़कर जो आंसर आएगा, एक को उठाओ 3 से डिवाइड कर दो, जैसे आप रेजिस्टेंस में करते थे ना वैसे ही किया हमने, ठीक है। तो न्यू इंडक्टेंस आ गया हमारे पास में कितना? L/9। क्या आ गया? अच्छा हमें चाहिए क्या ये बताओ? L/L'। क्या चाहिए? L' को इसके अपॉन में ले जाओ, 9 को इधर ले जाओ, बताओ क्या आ जाएगा? L/L' इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू हमारे पास में होगी, L/L' का रेशो होगा 9।
अब बताओ तुम्हें इस सवाल से क्या सीखने को मिला? पहली बात तो तुम्हें ये बात सीखने को मिलेगी कि सारे फैक्टर को ध्यान, अगर फॉर्मूले से तुम जाओगे ना तो फॉर्मूले में कैपिटल एल और स्मॉल एल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई देंगे, लेकिन सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमने रिजल्ट ये निकाला कि कैपिटल एल लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? यानी जितनी ज्यादा इंडक्टर की लंबाई होगी उसका इंडक्टेंस क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? हमने इसे बराबर बराबर 3 हिस्सों में कट कर दिया तो इसका इंडक्टेंस कितना रह गया? अगर 3 हिस्सों में कट कर दिया तो लंबाई 1/3 रह गई, 1/3 रह गई। लेंथ अगर 1/3 हो गई तो इंडक्टेंस भी 1/3 हो गया, इसका इंडक्टेंस भी 1/3 हो गया, इसका भी 1/3 हो गया। तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया, ये आंसर आ गया और एल और एल डैश का रेशो आ गया 9। बोलो बेटा समझ में आ गई क्या बात? अरे बोलो। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, 10th पर आते हैं पहले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एन इंडक्टर विल वर्क प्रॉपरली? तो साहब ये तो हम चिल्ला चिल्ला कर पिछले 2 दिन से कह रहे हैं, इंडक्टर काम ही तब करता है जब उसके अंदर वेरिएबल करंट पास होती है। कैसी पास होती है? अब जीरो तो वेरिएबल नहीं हो सकता, ना कांस्टेंट वेरिएबल हो सकता, ना ये वेरिएबल हो सकता। वेरिएबल वो होता है जिसके साथ साइन कॉस का टर्म होता है, क्योंकि साइन का फंक्शन पीरियोडिक होता है। साइन का फंक्शन का मतलब क्या है? वैल्यू बदल रही है, बार बार बदल रही है ना वैल्यू। अगर साइन की वैल्यू बदलेगी तो बताओ करंट बदलेगी या नहीं बदलेगी? इंडक्टर काम करता है वेरिएबल करंट पर, और इन चारों में से वेरिएबल करंट कौन सी है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में सी। अरे बोलो। इसके बाद आते हैं हम एम पर। बेटा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ध्यान से सुनिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी एक अच्छा टर्म है और इस पर क्वेश्चन बन सकता है। सैंपल पेपर में भी 3-4 सैंपल पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक तो नंबर ऑफ टर्न के ऊपर डिपेंड करता है, कॉइल के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कॉइल की पोजीशन और ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात? और कॉइल के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। देखो कितने सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैपिटल एम जिसका नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, कॉइल के एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, कॉइल्स को कैसे रखा गया है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उनका मटेरियल कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब जरा फैक्टर पर आ जाइए। नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा, करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, करेगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑल ऑफ दी एबव। तीनों के तीनों फैक्टर के। अच्छा, इनके अलावा एक और फैक्टर होता है जो यहां लिखा हुआ नहीं है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। यानी दो कॉइल को एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसा के रखा है तुमने, या ऐसे रखा है दो कॉइल को, या परपेंडिकुलर रखा है कॉइल को। कल बताया था कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के नाम से, बताया था। तो सवाल हो गए साहब 11 हो गए। अब 12वें सवाल पर आते हैं। आपको कह रखा है भाई, सुनो ध्यान से, कि यह है हमारे पास में एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू। काहे की वैल्यू? अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है भाई? एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन, ये एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू है, तो मैं इसे लिख सकता हूं एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। क्या लिख सकते हैं? तो बताओ एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी यहां से निकलकर? क्या आएगी एनर्जी की वैल्यू? एरिया और लेंथ की मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगी, b² AL अपॉन 2 म्यू नॉट। नहीं आएगी? कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? बी हो गया। बताओ या नहीं हो गया? भाई एनर्जी डेंसिटी तुम्हें दे रखी है, समझ में आ रही बात? ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड सोच लो। ई का मतलब एनर्जी है। क्या है? एनर्जी तुम्हें चाहिए, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की मल्टीप्लाई इस तरफ कर दी, एनर्जी निकल गई हमारे पास में। अरे समझ आया? देख लो एक बार क्वेश्चन, एक बार दोबारा से रिपीट डाल देंगे ना, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है? मतलब ये सारे क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो ये बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों की, बहुत हेल्प। ये समझ लो कि 60-70% पेपर तो ऐसा होगा जो जुका तो मिल जाएगा आप लोगों को इनसे ही। बिल्कुल टिक ही लगाने बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है? अगर तुमने याद कर लिए तो। ठीक है? 13वें सवाल पर आते हैं। अबे ये तो इसने यही काम खो दिया। लेंज लॉ वॉयलेट्स। लेंज लॉ तो साहब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, उसका उल्लंघन थोड़ी करता है। साफ साफ लिखा जाता है लेंज लॉ कंसिडरेशन विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को सक्सेसफुली क्या करता है, ओबे, उसका उल्लंघन नहीं करता है। समझ में आ रही बात? यहां तो एसर्शन ही गलत हो गया या नहीं हो गया? तो एसर्शन गलत होने का मतलब है डी क्या है, देखो ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स। चलो आर पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले तो ए ही फॉल्स हो गया नहीं हो गया? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। समझ में आ रही बात? लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, ना कि उसको वॉयलेट्स करता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नेक्स्ट 14, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ मेटेलिक कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज अराउंड इट। देखो बेटा होता क्या है, अगर आपके पास में ऐसे वायर की बनी हुई कोई कॉइल है और उसमें आप फ्लक्स चेंज कराते हो कुछ इस तरीके से, तो वायर के अंदर एक करंट बनेगी जिसे आप इंड्यूस करंट का नाम दोगे। अगर आपके पास में कोई शीट है, शीट मेटल की बनी हुई पूरी शीट है, और उसे उसके पास मैग्नेट को लेकर आते हो या उससे दूर मैग्नेट को लेकर जाते हो, तो शीट के अंदर जो करंट बनेगी उसका नाम होता है एडी करंट। क्योंकि ये जो करंट बनती है ना शीट के अंदर, ये लूप की फॉर्म में बनती है। काहे की फॉर्म में? इन लूप्स को ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं एडीज। इन एडीज से इनका नाम पड़ गया एडी। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए इसे बोलते हैं एडी करंट। इस एडी करंट का जो इन्वेंशन किया गया था, मेनली इस काम के लिए किया गया था कि ये करंट किसी को रोकने के काम आ सके, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करने के काम आए, रिटार्डेशन मोशन को रोकने के काम आए। यानी जो इसका डिजायरेबल इफेक्ट है ना, जिस काम के लिए एडी करंट को बनाया गया था, वो था मोशन को रिटार्ड करना। समझ में आ रही बात? मोशन को डैम्पिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। कैसा इफेक्ट? डैम्पिंग इफेक्ट का मतलब होता है वाइब्रेशंस को कम करना, कुछ इस तरीके से। लेकिन डिजायरेबल इफेक्ट के साथ हमें एक अनडिजायरेबल इफेक्ट देखने को मिला जिसका नाम है हीट प्रोड्यूस करना। अगर ये किसी को रोकेगा तो रोकने के साथ साथ वहां हीट भी प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये समझ लो कि एडी करंट के दो मेन काम है, एक तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिटार्ड करना और एक हीट प्रोड्यूस करना। अब रिटार्ड करने की वजह से हमने कई सारी डिवाइस बना डाली। स्पीडोमीटर, स्पीड को मापने वाली डिवाइस। स्पीडोमीटर एडी करंट के कंसेप्ट पर काम करती है। ट्रेन के अंदर जो इमरजेंसी ब्रेक होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिक ब्रेक बोला जाता है, वो एडी करंट के कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। समझ में आ रही बात? जो डैम्पिंग इफेक्ट है, डैम्पिंग इफेक्ट का मतलब है, तुमने बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी होंगी जो पथरीली जगह पर चलती है, वहां गाड़ियों के अंदर बड़े बड़े सस्पेंशन सिस्टम लगे रहते हैं, बढ़िया सा स्प्रिंग सिस्टम लगा रहता है। वहां सस्पेंशन यानी डैम्पिंग लाने के लिए एडी करंट का यूज किया जाता है। अरे समझ में आ रही बात? और मोशन रिटार्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। जो अनडिजायरेबल इफेक्ट है, जिसकी वजह से हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसका भी यूज किया जाता है। कैसे? इंडक्शन फर्नेस, जो आपकी भट्टी होती है जहां करंट का यूज करके हीट बनाई जाती है, वहां इसका यूज किया जाता है। दूसरा, आप सबके घर में जो इंडक्शन है ना, इंडक्शन, वहां भी इसी का यूज किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये इसके डिजायरेबल इफेक्ट और अनडिजायरेबल इफेक्ट के एप्लीकेशन है। एडी करंट का मतलब सिर्फ बहुत खास नहीं है ना, इसके बारे में बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ना है। जब कॉइल के अंदर फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस करंट बनेगी। कैसी करंट बनेगी? और जब मेटेलिक शीट के अंदर फ्लक्स में चेंज होगा तो एडी करंट बनेगी। कैसी करंट बनेगी? एडी इनका नाम बना है एडीज से, और एडीज का मतलब होता है लूप, वहां से इनका नाम पड़ गया एडी करंट। डिजायरेबल इफेक्ट है मोशन को रोकना और अनडिजायरेबल इफेक्ट है हीट बनाना। क्लियर हो गई बात? अब सवाल पर लौट कर आते हैं। एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन अ मेटेलिक कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज अराउंड इट। बिल्कुल सही बात है, एसर्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। अरे बोलो है या नहीं है? उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज, ये भी बिल्कुल सही बात है। भाई एडी करंट जो आपका चार्ज का फ्लो होता है या करंट का जो फ्लो होता है, वो पोटेंशियल की वजह से ही तो होता है। करंट कहां से कहां फ्लो होती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन एक बात देखो, एसर्शन में तो बात कर रखी है एडी करंट की और रीजन में बात कर रखी है वोल्टेज की। आपस में तो कोई संबंध नहीं है इनका। एसर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, आपस में कोई संबंध नहीं है इनका। इसका मतलब यह है कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एसर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन एसर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, इसीलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 15वां सवाल देखो भाई क्या है हमारे पास में। एक्सीलरेशन ऑफ अ मैग्नेट फॉलिंग थ्रू अ सोलेनॉइड डिक्रीजेस। पता नहीं तुम्हें याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तो हर स्टूडेंट को बता रखा है कि जब किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के अंदर से गिराया जाता है तो उसका एक्सीलरेशन ग्रेविटी से कम हो जाता है। यानी आप ये समझ लो कि हमेशा एक्सीलरेशन रिटार्ड होता है, कम होता है।
इसका मतलब एसर्शन करेक्ट है, एसर्शन। और ये जो रिटार्डेशन होता है ना, ये लेंज लॉ की वजह से होता है। लेंज लॉ ये कहता है कि ईएमएफ जिस वजह से बनता है उसी का अपोज करता है, उसी का क्या करता है। जैसे तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो और मेरी बुराई बाहर जाके करना स्टार्ट कर दो, तो ये लेंज लॉ हो गया, ठीक है नहीं, यानी जिस वजह से बनता है उसी का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ये हमारा लेंज लॉ हो गया। तो एसर्शन में भी वही बात कह रखी है जो हमने आपको बताई, और रीजन में भी वही बात कह रखी है, और दोनों आपस में कनेक्टेड भी है, बात कनेक्टेड है या नहीं है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया। तो साहब ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इस ईएमआई के टॉपिक के ऊपर, ये तो हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 60 क्वेश्चन हम अलग पढ़ेंगे, बिल्कुल 60 क्वेश्चन इसी चैप्टर के ऊपर बिल्कुल अलग से, ठीक है, जो हम चैप्टर के अंदर से यानी पूरे टेस्ट पेपर के अंदर से पढ़ेंगे। एक बार और देख लेते हैं ना, फिर सीधा हम अपने पेपर्स पर पहुंच जाएंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया। कैसे निकाला फ्लक्स, बी इंटू ए। बी क्या है, ए क्या है, नॉर्मली का मतलब थीटा 0, सो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। इलेक्ट्रॉन पास आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा एक डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा दूसरी डायरेक्शन। यहां पूरे के पूरे रॉड के अंदर सेम वोल्टेज नहीं बनेगा, एक किनारे पर बनेगा हाईएस्ट, एक किनारे पर, और इस कंडीशन को देखते हुए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। जब कॉइल एंटर कर रही है तो एरिया बढ़ रहा है, और एरिया बढ़ रहा है तो ईएमएफ माइनस में है, काय में है, तो इसीलिए कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और जब कॉइल बाहर निकलेगी तो एरिया घटेगा, ईएमएफ प्लस में होगा, तो ये यही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आया। यहां तो पावर का डायरेक्ट बता रखा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। करंट में कितना चेंज आया, इतने टाइम में आया, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अगर इसी सवाल में M पूछता आपसे, क्या पूछता, फिर फॉर्मूला क्या होता, E इक्वल टू एम डी आई अपॉन डी टी। यहां तो E इक्वल टू एल, माइनस सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है। अगर मैंने माइनस ले भी लिया तो L की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और L की वैल्यू माइनस में कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है ना हम लोगों को, इसलिए नहीं लिया हम लोगों ने। माइनस लेने की जरूरत तब पड़ती है जब कोई चेंज ले रहे हो हम लोग, जैसे डी आई को हम लिख दें I2 माइनस I1, तब माइनस लेने की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, ठीक है। ये समझ में आया बेटा। मैंने तुम्हें 2 ग्राफ बनाने सिखाए यहाँ पर, एक ईएमएफ और टाइम के बीच, और एक वोल्टेज और टाइम के। ईएमएफ में माइनस आएगा, वोल्टेज में माइनस, करंट बढ़ रही है तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, होगा नेगेटिव। कहाँ है ईएमएफ नेगेटिव, सी में है। समझ में आ रही बात। इसका आंसर, ये समझ में आ गई बात। एल की वैल्यू लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट वेरिएबल होनी चाहिए। एनर्जी डेंसिटी का सवाल हमने आपको बता दिया। उम्मीद है कि ये 15 सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मॉक टेस्ट पेपर। 15 मॉक टेस्ट पेपर है, हमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमने ईएमआई का रिवीजन किया है तो अभी सिर्फ ईएमआई पर ही फोकस करना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए लो बेटा, ये हो गया हमारा पहला पेपर स्टार्ट। यहां से पहला जो सैंपल पेपर है वो जो सीबीएसई ने इशू किया है ना इस साल, सीबीएसई ने जारी किया है, वो वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब तो जो हमने अपने पिछले 8-10 साल की कैरियर में देखा है, सीबीएसई जो सैंपल पेपर इशू करती है और बोर्ड में जो पेपर आता है, उसका लेवल सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर जारी किया है कम से कम 30% डाउन होता है। यानी बोर्ड में जो पेपर आएगा ना, वो इससे कम से कम 30% और इजी आएगा पेपर, 30% कम से कम इजी आएगा। हमेशा सीबीएसई जो ब्लूप्रिंट या सैंपल पेपर लॉन्च करती है वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब तुम खुद अंदाजा लगाना कि ये मुश्किल है क्या तुम लोगों के लिए, तुम इसे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन जो स्टार्ट है ना बेटा, वो यहां से स्टार्ट है 20 से ईएमआई के सवाल स्टार्ट है। चलो पढ़ो, पहला सवाल क्या दे रखा है। 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन। हमने कहा था कैपिटल एम कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, एरिया पर, नंबर ऑफ टर्न पर, कॉइल की ओरिएंटेशन पर, समझ में आ रही बात, और मटेरियल पर, ठीक है। देख लो कौन सा है, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ 2 कॉइल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डन, एनी डाउट। 21वें पे आ जाओ। हमने कहा था ईएमएफ साहब तब बनता है जब कॉइल एंट्री लेती है या बाहर निकल, एंट्री ले रही है, बाहर निकल रही है, कितना ईएमएफ बनेगा, समझ में आया, पक्की बात, कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में है अंदर कॉइल, ना तो एंट्री ले रही है
ना बाहर निकल रही है, तो कितना ईएमएफ बनेगा? डन। 22 से सवाल पर आ जाइए। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय दिस। दे रखा है आपको फाई, और आपको बताना है ईएमएफ कितना होगा। पहले बताओ क्या बताना है? ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाई अपॉन, चलिए साहब डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। 5। भाई थोड़ा सा आराम से यार, तुम तो मैथ्स वाले हो, हम तो भाई कमजोर छात्र हैं, ऐसा मत करो यार। है टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, टी का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन हो गया 1, 16 का, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, नहीं है? इतना डिफरेंशिएशन तो अब सबसे आ गया होगा। जब ये डिफरेंशिएशन का सवाल देखते हैं ना, तो ये मैथ्स वालों की अलग ही खुशी होती है कि हमसे आता है, देखो यार डिफरेंशिएशन है। माइनस के 10t प्लस 3 हो गया। t की वैल्यू क्या है? 4। कहाँ 20? अच्छा माइनस रख दिया हमने। t की वैल्यू 4, 40 और 3 -40, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया? कोई समस्या? तो एसी का आ गया सवाल। अब सेक्शन बी में देखते हैं कहाँ होगा। अब बात है ना बनाओ बिल्कुल भी। ये भी ट्रांसफार्मर का है, अभी ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटिंग करंट में आएगा हमारे पास में। दिख रहा है भाई कहीं को? देखो जरा बेटा, बात ना बढ़ाओ, यहां देखो। बहुत बातों नहीं बच्चे हैं भाई। कैसे तुम्हें तुम्हारे स्कूल टीचर पढ़ाते होंगे यार? मुझे तो लगता नहीं कि तुम उन्हें पढ़ाने के लिए देते होंगे। हैं? अबे तुम बात बढ़ा रहे हैं, यहाँ सवाल नहीं मिल रहा है यार। मिल गया ये रहा 41। एन एयर कोर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर एयर भरी हुई है। एयर भरी हुई है तो कहाँ का यूज होगा? म्यू नॉट। विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस एंड नंबर ऑफ टर्न्स दिस, कैरी ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। बहुत सारा डेटा दे रखा है, ठीक है ना। द करंट इज सडनली स्विच ऑफ, करंट ही बंद कर दी, ठीक है, इतने टाइम में 10 की पावर -3 सेकंड में। इग्नोरिंग द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट वुड बी। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन यह है ना कि सवाल पढ़ते ही एकदम से बुद्धि खटकनी चाहिए कि हाँ कैसे करना है सवाल, ठीक है। सोलेनॉइड दे रखी है, करंट को बंद कर दिया, बताओ करंट में चेंज आया नहीं आया? और सोलेनॉइड का दूसरा नाम इंडक्टर। अकेली कॉइल है तो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना होगा, अरे होगा। और सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला होता है -L DI अपॉन, समझे? DI का मतलब है करंट में कितना चेंज आ रहा है। करंट पहले कितनी पास हो रही थी, एकदम से स्विच ऑफ कर दिया तो 2.5 से 0 हो गई, तो DI होगा 2.5। आया समझ में? अरे करंट 2.5 से 0 हो गई तो कितना चेंज आया? dt। टाइम कितना हुआ? 10 की पावर माइनस, अभी तो किया था हमने ऐसा सवाल एक। DI मिल गया, dt मिल गया। अबे क्या है की दरकार है? सोलेनॉइड का दूसरा नाम इंडक्टर, और इंडक्टर के लिए L निकालना कल मैंने सिखाया था, म्यू नॉट N स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ। म्यू नॉट N स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ। म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें याद नहीं होगी पक्का, तो बता भाई टोपे वाले, 1 मिनट। अबे रुक जाओ, याद नहीं है? देख विकांशु के तो पक्का याद होगी, बता भाई विकांशु, याद नहीं है? आदित्य जरा देखिए, बाहर बाल्टी रखी है क्या पानी की? देख जरा कितना पानी है, ये भी देखना उसके अंदर। ये दोनों डूब जाएंगे नहीं डूब जाएंगे उसमें?
खाली है। देख ली कॉपी में। टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अबे कम से कम हजारों बार तो मैंने ही अपने मुंह से बोल दी होगी यार। यहाँ n का मतलब कितना हो गया 800, एरिया 25 इंटू 10 की पावर -4, लेंथ हो गई 30 इंटू 10 की पावर -2। L निकल जाएगा। DI है, DT है, फॉर्मूला नहीं है, है फॉर्मूला भी, वैल्यू पुट कर दोगे, EMF निकल जाएगा। ऐसे बनाओगे प्रॉब्लम। नहीं आया समझ में? अरे बोलो भाई। 15 सवाल समझ में आ गए और 4 ये बता दिए मैंने आप लोगों को। अब जितने बता रहा हूं ना सवाल, वो दिमाग में रहना चाहिए तुम लोगों के, भूलना नहीं है बिल्कुल भी।